कोई फायदा नहीं फिर। हाँ चलिए बेटा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला वर्ड आता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है यदि एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लेकर के आने की कोशिश करोगे, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्क डन करना पड़ेगा, उसको ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट अ टेस्ट चार्ज। वर्क डन एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। वर्क डन जब किसी टेस्ट चार्ज पर किया जाएगा तो क्या कहलाएगा बेटा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल से स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट inside the electric field is defined as the amount of electrical work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। मतलब infinity point से किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेकर के आने की कोशिश करना, लेकर के जब हम आएंगे उसको तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके आसपास का एक रीजन है, ये मान लेते हैं ये रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पर पास में ही कोई एक चार्ज पार्टिकल और रखा है, दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। अब हम इसको पकड़ के इस रीजन में लेकर के आएंगे। ऐसा करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा बेटा? वर्क। किस पर करना पड़ेगा? क्यू नॉट पर। क्या करना पड़ेगा बेटा? तो ये बन जाएगा क्या? पोटेंशियल। तो फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू W बाय क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बेटा वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा? W, और टेस्ट चार्ज के लिए अब क्या बोलोगे? क्यू नॉट। बेटा यूनिट क्या बनेगी? जूल पर कुलाम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वोल्ट। ठीक है बेटा, जूल पर कुलाम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं बेटा इसको? वोल्ट। सिंपल कहानी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज पार्टिकल को लेकर के आते हैं तो इससे बनता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बनता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपने क्या कहा? आपने क्या करा भाई? यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरे पास है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा रीजन है। अब मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं यहां कहीं कोई एक चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल कितना है? क्यू नॉट। चार्ज पार्टिकल कितना बेटा? ये। अब ये क्यू नॉट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना चाहता है, मतलब यहां पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इस ए पॉइंट पर इसका पोटेंशियल है वी ए और बी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल है वी बी। जब हम इन पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो बनेगा बेटा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बनेगा बेटा? पोटेंशियल। दो अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल्स का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। या ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े वो क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही बेटा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या बोलोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बेटा? नॉन एक्सिलरेटिंग पार्टिकल मतलब विदाउट एक्सिलरेशन। अगर एक्सिलरेशन करेगा तो भाई कांस्टेंट फोर्स से जा रहा है, वर्क डन की वैल्यू जो है वो सेम रह रही है हर बार। ऐसा नहीं है कि वो एक्सिलरेट करता हुआ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां। ठीक है, इसलिए उसको बोला है उसने विदाउट एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्लियर हुई बात बेटा? एक्सेलरेट नहीं करा रहे हम, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब जीरो रख रहे हैं उसका। ये कैसे होगा भाई? एक एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, फोर्स की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है हमको। हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो भाई जैसे जैसे आप पास लेकर के आओगे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स आपको और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे उसका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर था, काफी दूरी पर था,
तो यहाँ पर तो मान लो इसकी स्पीड ज्यादा थी और यहाँ पर उसकी स्पीड कम थी, नहीं यहाँ पर स्पीड उनकी कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर फोर्स ज्यादा कम लगाना पड़ रहा था और यहाँ पर क्या लगाने पड़ा, ज्यादा लगाना पड़ा। तो इनकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विदाउट एक्सीलरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, v1 माइनस v2 इक्वल टू W21 अपॉन में Q0, मतलब W अपॉन Q0। क्लियर हुई बात बेटा? बेटा वहां नहीं, आगे बढ़ जाओ, इधर आ जाओ, बैग हटा दो, यहां से बैग हटा दो, बैग हटाओ, यहां से साइड हो जाओ, साइड हो, बैठो। हाँ, नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमको देखना है, एक पॉइंट चार्ज का क्या देखना बेटा, पोटेंशियल। कैसे पोटेंशियल निकलेगा एक पॉइंट चार्ज का, तो देखो हमारे पास सबसे पहले कहां पर रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल, इन्फिनिटी पर। कहां रखा बेटा चार्ज पार्टिकल, इन्फिनिटी पर। क्यू नॉट कहां रखा बेटा हमारे पास, इन्फिनिटी पर। ये इन्फिनिटी पोजीशन पर रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल। ये बेटा एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसके आसपास का जो ये रीजन है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास, ये बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या बेटा, ये बाउंड्री किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट पार्टिकल को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेकर के आने की कोशिश करेंगे। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए बेटा, तो जब हमने क्या करा, वर्क करने की कोशिश की, तो पहले आपने बोला भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल थे। पहला चार्ज पार्टिकल कितना था बेटा, एक था प्लस का क्यू और एक था बेटा यहाँ पर क्या, क्यू नॉट। इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस हमने क्या नेगलेक्ट कर ली, एक्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, फॉर्मूला फोर्स का सिंपल है। आप डायरेक्टली इसको पूरी जगह पर के लिख सकते हैं, के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी एक्स, डॉट हटाएंगे, एंगल कितना लग रहा है 180। क्यों, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। लेकिन हम इसको डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो ये डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। ये चाहता क्या है कि ये इस डायरेक्शन में आ जाए। एंगल कितना लगा दिया आपने, 180। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। तो 180 180 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस, फॉर्मूला बन गया dw इक्वल टू 1/4πε0। ये वैल्यू लगा दी, इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले पार्ट का हम लोग। तो नेट वर्क डन के लिए क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। ये पूरी वैल्यू तो क्या हो गई, माइनस का क्यू नॉट एक्स की पावर -2 क्यों कर दिया, क्योंकि जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -2। आप उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे और इंटीग्रेशन निकल के क्या आया, माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, माइनस का 1 और लिमिट हो जाएगी बेटा इन्फिनिटी से आर। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपके पास वर्क की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा पार्ट के क्यू नॉट और साथ में बेटा यहाँ पर लिमिट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा ये, तो आपके पास बनेगा 1/r माइनस 1/∞। तो 1/∞ हो गया 0। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू नॉट बाय, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, वर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, के क्यू नॉट बाई, ये हमारे पास वर्क आ गया। अब वर्क आ जाएगा तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। वर्क आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो बेटा पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई, तो बेटा इस क्यू नॉट को इसके नीचे लेकर के आ गए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पोटेंशियल। फॉर्मूला बन गया के क्यू बाई, क्या बेटा ये बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला बन गया क्या, के क्यू बाई आर। बात समझ में आ रही बेटा। तो अगर आप एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या निकलेगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर। अब एक और बात समझो, जो क्यू है वो कौन सा चार्ज पार्टिकल है, सोर्स चार्ज पार्टिकल है। कौन सा बेटा, भाई हमारे पास यहां पर एक चार्ज पार्टिकल था प्लस का क्यू और यहां कहीं एक चार्ज पार्टिकल था क्यू नॉट। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मतलब किससे, इस सोर्स चार्ज पार्टिकल से मतलब है। और इस सोर्स चार्ज पार्टिकल के कितने पास तक आ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल उठा करके हम यहां पर लेकर के आ गए,
तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा r, इससे मतलब है हमको, डिस्टेंस से मतलब है और चार्ज से मतलब है हमको। टेस्ट चार्ज पार्टिकल मतलब जिस भी चार्ज पार्टिकल को हम लेकर के आ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब किससे, सोर्स चार्ज पार्टिकल से। फॉर्मूला क्या बना, v इक्वल टू के क्यू बाय आर। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके लिए, किसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक बात और बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे तो डायरेक्टली उसको जोड़ देंगे, हमको इसके लिए वेक्टर सम नहीं करना पड़ेगा जैसे कि फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम करते थे, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमको वेक्टर क्वांटिटी की तरह से नहीं ऐड करना, हमको क्या करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी की तरह डायरेक्टली इसको ऐड करना है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा ये तो कहानी वहीं तक आ गई बात। बेटा अगर आपसे बोला जाएगा इसमें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपने एक जनरल फॉर्मूला तो अभी समझ ही लिया पोटेंशियल का, क्या था बेटा, के क्यू बाई, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो आ जाता है बस यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें आर का मल्टीप्लाई और इसमें आर का, भाई आर का मल्टीप्लाई और आर का डिवाइड यदि हम करते थे इसमें बेटा, यदि आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड करेंगे तो v का फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा। तो बेटा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू आर। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, v मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू आर। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, कोई बात है, हाँ ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू आर। क्लियर हो रही बात बेटा। अच्छा अगर दो हमारे पास मान लेते हैं कोई प्लेट्स है, इसमें देखो कंडीशन बना रखी है, यदि डिस्टेंस दे रखी है तो v इक्वल टू ई इंटू आर लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए r की वैल्यू d के बराबर है, मतलब अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, r का मतलब तो डिस्टेंस है, हो सकता है वो लेंथ दे दे, हो सकता है वो डिस्टेंस d दे दे, कुछ भी दे दे। तो जहां पर भी r है वहां पर या तो d लग जाएगा या फिर क्या लग जाएगा, l लग जाएगा। जैसे कि अगर हम अभी आगे कैपेसिटर में पढ़ेंगे तो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो किससे एक्सप्रेस करेंगे, d से करेंगे। किससे करेंगे, तो वहां पर r की वैल्यू कितनी लग जाएगी, d लग जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो वो यही है, v इक्वल टू ई इंटू आर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में भी आप कैसे लिख सकते हो, तो आपने क्या करा, आपके पास जो E की वैल्यू है या V की वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर एक निकल करके आएगी वो। देखो हम करके देख रहे हैं इस चीज को, एक सेकेंड। तो पहली वैल्यू बेटा हमारे पास, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, E इज इक्वल टू, क्या पढ़ा बोलो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पढ़ा है। और V के लिए क्या पढ़ा है, के क्यू बाय आर। मैं अगर आपसे बोलूं इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर, मैं आपसे बोल रहा हूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में क्या करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। आर के रेस्पेक्ट में क्या करो बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो बेटा क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, dv बाय डी आर, यही आएगा, dv बाय इज इक्वल टू के और q को तो आप छोड़ देंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय आर, मतलब आर को ऊपर ले जाएंगे -1, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1 आर -1, ये तो बोलोगे -1। तो बेटा आपके पास dv बाय डी आर की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, माइनस का के क्यू बाय, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, माइनस का के क्यू बाई, बेटा dv बाई डी आर किसके बराबर हो गया, माइनस के, ये किसकी वैल्यू हो गई, ई की। तो आपके पास वैल्यू आ गई देखो, dv बाय डी आर इज इक्वल टू, तो मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस का dv बाय, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, हाँ
क्या ये बात समझ में आई बेटा? मतलब जैसे ये निकल के कैसा है, डिफरेंशियल टर्म में देखोगे तो ये निकल के आएगा जो भी हम लोगों ने प्रूफ किया है। भाई आप v को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू r तो ऑटोमेटिकली वैल्यू वही निकल के आएगी, dv बाई डी आर इक्वल टू माइनस ई इक्वल टू माइनस का dv बाई डी आर। इसको बेटा हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई dv बाई डी आर को क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक बात हमको समझ में आ गई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके बराबर होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या ये बात समझ में आई बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है आप वोल्टेज में, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस, पोटेंशियल में हमेशा डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ग्रेडियंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट। बात समझ में आ रही बेटा? आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, आगे सरक जाओ बेटा, नेक्स्ट सरक जाए, नेक्स्ट सरक जाए, आ जा, आगे आगे आ जाए और सर हो गया एडजस्ट, हो गया एडजस्ट, हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ भाई बेटा ये बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। भाई जहां पर पोटेंशियल कम हो रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है? मतलब अगर पोटेंशियल हायर से लोअर जा रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर हो रही बात बेटा? बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस है। अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ तो कैसे बताओगे आप? आप यही तो बोलोगे कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लेकिन ये बोलूंगा कि ये क्या है बेटा? हायर पोटेंशियल। क्या बेटा? ये हायर पोटेंशियल। और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। लोअर। इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है, या ऐसे बोल सकते हो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर चलता है। सिंपल है बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बंद कर दो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अच्छा आपको बेटा सबको याद था इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबको याद है कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको हम? डाइपोल, है ना? और हर एक डाइपोल के पास क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। ये तो पढ़ा है हमने। अब देखिए हमारे पास बेटा एक पेयर ऑफ चार्जेस दे रखे हैं। कौन कौन से? माइनस का चार्ज और एक प्लस का चार्ज, मतलब एक डाइपोल दे रखा है। और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, कितना? क्यू नॉट। हमको निकालना क्या है? इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है इस पॉइंट पर? पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल? नेट पोटेंशियल। किनके कारण? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण हमको एक पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखना है। समझना जरा बेटा। ये डिस्टेंस कितनी है? एल है। ये डिस्टेंस है आर, तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, ऐसे इसमें भी सेम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा पोटेंशियल क्या डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है? स्केलर है। तो यदि आप पोटेंशियल निकालेंगे तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला निकलेगा। इस वाले चार्ज का पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे तो आप बोलोगे भाई इसको नाम दे देते हैं वी ए और इसको नाम दे देते हैं वी ए पी, पूरा बोल देंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो के चार्ज कैसा है? माइनस का, तो माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, ऐसे ही बेटा दूसरे वाले के लिए, इसके लिए आप बोल दोगे भाई वी बी पी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब आप ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे? मतलब वी ए पी किसके हो जाएगा बेटा? वी बी पी किसके बराबर आएगा? तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल लाइंस के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है इक्वेटोरियल लाइन में? जीरो। ठीक है भाई, इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल कितना निकल के आएगा? जीरो। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट है बेटा एक्सियल लाइन।
नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है बेटा, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पर पोटेंशियल कितना निकल करके आएगा इसमें भी। तो आपको पता है कि एक्सियल लाइन में ये मिड पॉइंट से इस वाले पॉइंट से और पॉइंट पी जिस पर हमको पोटेंशियल निकालना है इसकी एक डिस्टेंस लेट कर ली हमने, कितनी बेटा, ये आर हो गया। इस प्लस क्यू से पॉइंट पी तक की दूरी अलग निकालेंगे और माइनस क्यू से पॉइंट पी तक की दूरी अलग निकालेंगे। इसको आपने नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको नाम दे दिया बेटा, ये जो दो पार्ट है इनको डिवाइड कर देते हैं एल में, और ये तो हर बार की तरह है बेटा, बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, सेम ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा, अगर हमको प्लस क्यू के लिए पोटेंशियल निकालना है, किसके लिए निकालना है, प्लस वाले क्यू के लिए, मतलब बी वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना है, तो आप फॉर्मूला बोलेंगे वी बी पी। फॉर्मूला क्या आएगा, के चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितना है बेटा, आर माइनस एल, यही तो आएगा। ऐसे ही अगर आप ए और पी के लिए निकालेंगे तो वी ए पी कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर प्लस एल। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, ये बात समझ में आ रही है। जल्दी आइए बेटा, सरक जाओ सरक जाओ, ये बैठ जाएंगे, तो जगह है इनके पास। तो ठीक है, सुन लीजिए बेटा फिर से। तो हमारे पास वी बीपी की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल, और वी एपी की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस एल। भाई आपको पता है कि, अच्छा एक चीज और बेटा, एपी में जो चार्ज है वो कैसा है, माइनस का, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली एपी और बीपी को डायरेक्टली जोड़ देंगे आप। तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, के और क्यू को आपने बाहर निकाल लिया, माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल, माइनस माइनस प्लस, यहां पर आर माइनस एल। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, बेटा क्या दिक्कत आ रही है, के क्यू एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए यहां पर, आर माइनस एल प्लस, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, आर प्लस एल। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, आर से आर, एल और एल कितना हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू इंटू टू एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस, क्या ये बात समझ में आई बेटा, q इंटू टू एल क्या होता है, p। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है v इक्वल टू क्या आ गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा, जब डाइपोल बहुत शॉर्ट होगा तो आप क्या बोलेंगे, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन, तो एल स्क्वायर इज सिमिलर टू, तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के पी बाय आर स्क्वायर। याद रखिएगा बेटा, एक्सियल लाइन में तो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा और इक्वेटोरियल में कितना हो जाएगा, जीरो। अभी निकाला था, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और एक्सियल लाइन में निकल के आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो रही बात बेटा, यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर हम n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालें, तो हमको एक बात तो पहले ही पता है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो देखिए हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और किसी एक पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे, सर हर एक का पोटेंशियल अलग अलग आएगा, जैसे कि इसका पोटेंशियल आएगा V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। अब क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो आप बोलोगे भाई अगर हमको नेट पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा, बात समझ में आ रही है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली आप उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। एट एनी पॉइंट ऑन डाइपोल नहीं पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट आता है क्या बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ऐसे इमेजिनरी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। भाई इमेजिनरी सरफेस यूं बोल रहे हैं हम कि अगर हमारे पास देखिए बेटा ये एक चार्ज पार्टिकल है, बेटा ध्यान से देखिए एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, और इसके आसपास अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इसके आसपास जाएगी, ये इसके आसपास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल करके जाएगी। और यदि आपसे बोला जाए कि इसके आसपास एक सरफेस ड्रॉ कर दो, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दो, तो आप क्या करेंगे? आप इसके आसपास सरफेस ड्रॉ करने के लिए एक ऐसे इमेजिनरी सरफेस आप इस पर ड्रॉ कर दोगे, ऐसे, ये एक इमेजिनरी सरफेस। अब देखो बेटा, ये स्पेरिकल सरफेस है पूरा, मान लेते हैं ये पूरा आपने एक स्पेयर कंप्लीट बना लिया, तो आपको मालूम है स्पेयर की रेडियस बराबर होती है। स्पेयर की क्या बराबर होती है बेटा? रेडियस। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी बराबर है, सारी डिस्टेंसेस बराबर है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो हमेशा आंसर क्या निकलेगा? इसका चार्ज है मान लो क्यू, डिस्टेंस कितनी है आर, तो पोटेंशियल कितना निकलेगा? के क्यू बाई, अच्छा बताना इस पॉइंट पे कितना निकलेगा? तो के क्यू बाई आर। हर बार क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो इस तरीके का ये इमेजिनरी सरफेस क्या कहलाएगा? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाएगा बेटा? एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, उसको आप बोलोगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अब जैसे कि इस वाले चार्ज में यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं आर दे रखी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो आर ही होगी, ये भी आर होगा डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट पर पोटेंशियल बनाओ, तो सेम आएगा के क्यू बाई आर। इस पॉइंट पर भी के क्यू बाई आर आएगा और इस पॉइंट पर भी के क्यू बाई आर ही आएगा। तो ये पूरा जो सरफेस है ये क्या कहलाएगा? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? इस पॉइंट पर कहीं भी अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो सेम आएंगे। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, पहले कुछ देखो कि भाई कैसे कैसे लगते हैं देखने में पोटेंशियल सरफेसेस। तो जैसे कि पहला जो पोटेंशियल सरफेस हमने बनाया ये किसके लिए है? ये बेटा किसके लिए? एक स्फीयर के लिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के लिए। तो आपको एक बात पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाओगे तो चारों तरफ स्फीयर बनेंगे, छोटे छोटे क्या बनेंगे? कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते चले जाएंगे। ये सेम नेगेटिव चार्ज के लिए भी क्या बनेंगे? स्फीयर्स। क्लियर बेटा? अगर आप रेक्टेंगुलर प्लेन्स के लिए बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो ये क्या बन रहे हैं बेटा? इसके सरफेस। ऐसा क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। जैसे कि देखो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने बताया, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? यहां पर 90 का। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो ऐसे ही रेक्टेंगुलर सरफेस में बन जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेन्स बनेंगे। ठीक है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आपको बताने हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपसे बोलेगा वो कि ड्रॉ कर दो, बताओ इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कहां ड्रॉ करोगे बोलो? तो क्या क्या बोलोगे बेटा? ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो आप क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर प्लेन्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये रेक्टेंगुलर प्लेन्स बन रहे हैं किस पर? वाई और जेड सरफेस पर। बात समझ में आई बेटा? ये रेक्टेंगुलर प्लेन्स बनेंगे किस पर? वाई सरफेस पर। ठीक है भाई? क्लियर हो रही बात बेटा? अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, अच्छा उल्टा देखो, उल्टा बना दिया मैंने। एक सेकंड, उल्टा ही बना दिया। कोई नहीं, इधर देखो बेटा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर हमने कहा भाई एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये वाई डायरेक्शन में जा रही है बेटा, ये जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा बेटा? प्लेन्स क्या बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये जा रही है इस तरीके से, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो यदि आप जब सरफेस बनाएंगे तो सरफेस कैसे बनाएंगे बेटा? इसमें आप यहां पर बनाएंगे प्लेन्स, कैसे? इस प्रकार के प्लेन्स, ये प्लेन्स बन गए बेटा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये बात समझ में आ रही है? ये प्लेन्स बनेंगे। क्लियर है? तो ये वाई जेड सरफेस पर आ जाएंगे भाई। ये सरफेस कौन सा हो जाएगा बेटा? ये वाई जेड सरफेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर होती, तो अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां होती? ऊपर के डायरेक्शन में। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये होता वाई एक्सिस, और इधर ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती, ये है भाई जेड एक्सिस। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? तो आप करते हैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट। बात समझ में आ रही बेटा?
बेटा ये बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पेयर ऑफ सेम चार्जेस के लिए आप पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो बेटा ये सेम चार्जेस हैं, पेयर ऑफ सेम चार्जेस हैं, तो असल में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो देखो दूर दूर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हम इसको परपेंडिकुलर बना रहे हैं हमेशा सरफेस के, जैसे यहां पर एंगल 90 का ध्यान रख रहे हैं, यहां पर भी एंगल 90 का याद रख रहे हैं कि यहां पर एंगल कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, तो ये सरफेस एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। किसके लिए? अपोजिटली चार्जेस के लिए, जो अपोजिट चार्जेस हैं, सॉरी सेम चार्जेस के लिए, अपोजिट के लिए दूर जाते हुए दिखाई देंगे। अपोजिट के लिए क्या होंगे बेटा? दूर जाते हुए दिखाई देंगे। और सेम चार्जेस के लिए क्या होंगे बेटा? ये पास पास इस तरीके से आते जाएंगे। आप क्या कहेंगे? हर बार यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा? 90, जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ऐसे ही बेटा यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ पर भाई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो देखो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होगी और कहां पहुंचेगी? और बनाएगी क्या? क्लोज लूप्स के क्लोज कर्व्स। क्या बनाएगी बेटा? क्लोज कर्व्स। अगर आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये देखो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो सरफेस हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। क्लियर है बेटा? और इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0। इसीलिए ये लाइन क्या है? दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही बेटा? तो हमारे पास पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस के लिए इस तरीके से बनेगा पोटेंशियल सरफेस, और सेम चार्जेस के लिए पोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? साथ साथ आते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा। क्लियर हुई बात? अगला आता है बेटा, अगर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स का तो अभी दिखाई दिया आपको कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर आप बनाते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आपका बनेगा पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में है तो वाई और जेड डायरेक्शन में बनेगा बेटा आपका पोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाई डायरेक्शन में है तो एक्स और जेड डायरेक्शन में बनेगा आपका पोटेंशियल सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जेड डायरेक्शन में है तो एक्स और वाई के डायरेक्शन में बनेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है? तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाओगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है? सेम है। पोटेंशियल सेम है तो अब यही तो बोलोगे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू WAB अपॉन में, तो बेटा ये वाली वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा? अपने आप ही 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? वर्क डन कितना हो जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है बेटा? अगला बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर क्लोजर होंगे वहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा बेटा वहां पर? और जहां पर दूर होंगे वहां पर क्या होगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है। जहां पर क्राउड ज्यादा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। जहां पर दूर दूर जा रहे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। सिंपल है। अगला, ये तो बेसिकली बेटा इसकी प्रॉपर्टी थी। अगली बात आती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी हम लोगों ने वर्क डन निकाला था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? क्यू नॉट बाय आर, ये तो निकाला था भाई। जो हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था क्यू नॉट बाय, भाई कुछ नहीं है, बस अब यही जो वर्क डन है ये आपकी क्या कहलाता है? एनर्जी। क्या कहलाता है बेटा? ये कौन सी एनर्जी? तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्यू नॉट बाय, कोई भी अलग डेरिवेशन नहीं है, सेम डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वर्क डन वाला डेरिवेशन बोलो या पोटेंशियल वाला, वो सेम ही होता है। क्लियर है बेटा? बस लास्ट में उस स्टेटमेंट आप जोड़ देते हो कि वर्क डन किसके फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। देखो भाई, अगर इसको ड्राइव करना हुआ, हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, क्या होता है बेटा? W बाय क्यू नॉट, यही तो होता है, W बाई। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि W का फॉर्मूला बताओ, क्या बोलोगे आप? V इंटू, ये जनरल फॉर्मूला है, V इंटू, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। तो अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के दोनों इंफिनिटी पर थे। पहला चार्ज पार्टिकल Q1 भी इंफिनिटी पर था और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 भी इंफिनिटी पर था, लेकिन मैंने यहां पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट, ये अभी बहुत दूरी पर हैं। सबसे पहले पॉइंट Q1, मतलब चार्ज Q1 जो है पॉइंट ए पर आता है, चार्ज Q1 जो है वो पॉइंट ए पर आता है। तो बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे ए पॉइंट पर वर्क निकालना है तो आप बोलोगे भाई पोटेंशियल इनटू चार्ज कितना है, Q1। पहले बताओ, यहां पर जब चार्ज ही नहीं पहुंचा, चार्ज तो अब ये खुद ही पहुंचा है ना, पोटेंशियल तो आप किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हो ना। अब यहां पर तो ये पहुंचा ही नहीं था, ये तो अपनी जगह पर है ही नहीं अभी। तो जब ये पहुंचा ही नहीं है, अभी खाली अकेला Q1 आया है चल के, तो पोटेंशियल कितना होगा उसका? कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं। जब पोटेंशियल नहीं होगा तो वर्क डन कितना होगा? तो इसका मतलब यहां पर पहले वाले चार्ज पार्टिकल जो कि इंफिनिटी से चल करके आया यहां पर, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? समझो बात को, हमारे पास ए और बी की डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस तो तब काम आएगी जब सामने कोई चार्ज पार्टिकल रखा हो। बात समझ में आ रही बेटा? जैसे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर, ये है Q, और यहां पर चार्ज पार्टिकल है Q नॉट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे मालूम है, तो मैं पोटेंशियल बोल देता हूं V इक्वल टू के क्यू बाई, ये तो बोलते बेटा हम। लेकिन मान लो ये चार्ज पार्टिकल तो यहां पर है ही नहीं, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये तो यहां पर है ही नहीं। अब बताओ इसका पोटेंशियल कितना है? तो भाई आपको निकालना किस पे है? भाई निकालना भी तो पड़ेगा आपको किसी पर वो पोटेंशियल। भाई कोई चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ चल के आएगा तभी तो पोटेंशियल बनेगा। बात समझ में आ रही बेटा? भाई इंफिनिटी से जब कोई चार्ज पार्टिकल चल के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर करने की कोशिश करेगा तभी तो ये बनाएगा पोटेंशियल। बात समझ में आ रही बेटा? अब कोई रीजन में आया ही नहीं इसके, तो अकेला इसका पोटेंशियल कितना है अभी? बात समझ में आ रही बेटा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी चार्ज पार्टिकल Q1 खाली यहां पर आया, इस कंडीशन में वर्क डन कितना हो गया? 0। वर्क डन कितना हो गया बेटा? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये तो अपनी पोजीशन पर अब आकर के यहां पर रुक गया। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, ये चल करके यहां पर आ गया। अब बताओ इस वाले चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल कितना था आसपास? कितना था? इसका पोटेंशियल है ना अब, क्योंकि अब ये चार्ज पार्टिकल यहां आ गया इसके सामने, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा? के Q1 अपॉन, ये तो हो जाएगा के Q1 बाई। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा बताना वर्क का फॉर्मूला कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल किसका है? पहले वाले चार्ज पार्टिकल का, और दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो कितना होगा? तो बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? के Q1 Q2 बाय, क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई बेटा? बेटा वर्क डन सिर्फ तभी होगा जब कोई चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आने की कोशिश करेगा, और जब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ही नहीं तो वर्क डन कितना है? 0। बात समझ में आ रही बेटा? तो इसलिए बेटा यहां पर वैल्यू क्या हुई? 0। इन दोनों के बीच का नेट पोटेंशियल कितना निकल के आ गया, सॉरी वर्क डन कितना निकल के आ गया? के Q1 Q2 बाय आर, आर स्क्वायर नहीं खाली आर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अच्छा इसमें इससे भी पहले एक चीज आप देख लो, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, इधर देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इधर देख लो जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल पर ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, और ये तीसरा चार्ज पार्टिकल है Q3। इसकी डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है बेटा R2, और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया है, ठीक है, ठीक है भाई, 3 डिस्टेंस दे रखी है R1 R2, और अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ये तो 3 पॉइंट पार्टिकल थे, मतलब यहां पर कोई 3 पॉइंट थे, यहां पर कोई 3 पॉइंट थे, जरा देखना जरा,
ये 3 पॉइंट थे हमारे पास। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, ये सॉरी यहां पर उल्टा बोल दिया, यहां पर चार्ज पार्टिकल है Q1, यहां कहीं चार्ज पार्टिकल है Q2, यहां कहीं चार्ज पार्टिकल है। बेटा इस पॉइंट को मैंने अलग अलग नाम दे दिए हैं। मैंने आपसे कहा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। अब पहला सवाल ये है बेटा आपसे कि पॉइंट A पर, गर्मी लग रही है ज्यादा? नहीं, पसीना तो आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा है ना कि हवा चलाते हैं ना तो फिर अजीब सा लगता है। ठीक है चलो, हवा चलाए ठीक नहीं। बेटा इधर देखो, चलो इधर देख लो भाई, पॉइंट ए पर ये Q1 चार्ज पार्टिकल आया चल करके। बेटे आपसे सवाल है, ये Q1 जो है जब चलकर यहां से यहां आया तो बेटा वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन कितना होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो पहला भाई वर्क डन हो गया 0। अब जब ये दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल चल के यहां पहुंचा, अब बताओ वर्क डन कितना हुआ? तो आपने कहा सर W2 कितना हो गया? K Q1 और उसके रेस्पेक्ट में पहुंच गया Q2, और डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में? क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? अब जब ये तीसरा वाला पहुंच गया यहां, तो अब दोनों वर्क डन जुड़ जाएंगे, दोनों ही लगाएंगे इस पर वर्क डन कितना? K Q1 और कितना आएगा बेटा? Q3 अपॉन में हाँ R2, और ऐसे इसके लिए K Q1 सॉरी K Q2 अपॉन में, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? R3 सॉरी, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? भाई एक वर्क डन इन दोनों के बीच में हो जाएगा, एक इन दोनों के बीच में हो जाएगा। हाँ, अब अगर आपसे कोई पूछेगा टोटल वर्क कितना हुआ, तो तीनों को जोड़ दो। तीनों क्या करोगे? ऐड करोगे, तो डायरेक्टली क्या आएगा? W इक्वल टू K Q1 Q2 बाय कितना R1, ऐसे ही K Q2 Q3 बाय, ऐसे ही K Q1 Q3 बाय, जो भी है कर लोगे ना? बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट आ रहा बेटा। अच्छा, अगर एक्सटर्नल सिस्टम में हो तो, यदि क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। किसकी एक्टिवा फंस गई बेटा? जिसकी, किसकी? उधर वाले साइड पे। बेटा ये तो गलत काम कर रहे हो तुम लोग। बेटा एक सेकंड, अभी बेटा अभी बहुत सारे पेज बचे हुए हैं, 92 पेज की बेटा फाइल है, तुम बताओ। नहीं क्वेश्चन तो बहुत है, एक सेकंड रुक जाओ जरा बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ 40 पेज तो हैं, पर पेज नंबर तक कहाँ पहुंचा हूं अभी? बेटा बहुत बचा है अभी, कैपेसिटेंस बचा है पूरा। बेटा छोड़ना संभव नहीं है। स्कूटी किसी की जो भी है वो सही कर दो। किसको? नहीं, कोई 15-20 मिनट नहीं लगेंगे बेटा। बेटे बेटा एक सेकंड, हो गई? बहुत सारी गाड़ी है। 1079 कौन है भाई? 1079 कौन है? चलो सुन लो मेरी बात बेटा, शांत रहिए बेटा, सुन लो। यहां तक समझ में आ गया?